थर्ड मोस्ट डिसलाइक वीडियो इन वर्ल्ड। હજી તો સેકન્ડ ઉપર આવી જશે, બેબી છે સેકન્ડ ઉપર 11 મિલિયન। आवाज आ रही है? चेक करो। ओके अब देखो, मैंने एक एनर्जी का फॉर्मूला बनाया खुद से। ओके अब मेरे जैसे कोई साइंटिस्ट बन गया है, समझ लो, कुछ भी सोचे बिना कुछ फॉर्मूला बना दिया है। अब वो डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है वो देखते। तो मैं ऐसा बताऊं सर, ये डायमेंशनली तो करेक्ट हो रहा है लेकिन फॉर्मूला रॉन्ग है। ऐसा कभी देखा? एनर्जी इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अभी मैंने क्या किया पता है? ऊपर से ही ले लिया। देख लो, ज्यादा कुछ सोच मगज में ना आए तो ऐसे आपके पास कुछ ऐसी तो मिल ही जाएगी कुछ कॉन्सेप्ट। इसका डायमेंशन सेम होता था, यानी कि प्रेशर एंड एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ले लिया मैंने। प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंटू प्रेशर इज इक्वल टू एनर्जी। ऐसा फॉर्मूला है किसी का? किसी के पास कभी आया है आपकी जिंदगी में? नहीं, यानी कि फॉर्मूला रॉन्ग है, समझ लो। फॉर्मूला क्या है? रॉन्ग है। लेकिन डायमेंशन चेक करते हैं। डायमेंशन एनर्जी का क्या होता है? m1 l2 t-2। प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया। m1 प्रेशर का क्या है? अभी ऊपर डिराइव किया था ना हमने, m1 L-1 T-2 L-1 T-2। और वॉल्यूम का L-2 m1 L2 T-2। देख लो, है दोनों के डायमेंशन सेम। डायमेंशनली वो करेक्ट है, लेकिन इक्वेशन क्या है देखो, रॉन्ग है। तो ये सेकंड वाला हुआ डायमेंशनली करेक्ट हुआ, देखिए इक्वेशंस में भी इनकरेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट है, इक्वेशंस रॉन्ग हो सकता है, यानी कि बी भी सही है। मेरे पास कोई एग्जांपल होना चाहिए ऐसा। समझ में आ रहा है? 80 नंबर का देखो, डायमेंशनली इनकरेक्ट है लेकिन इक्वेशंस में भी करेक्ट हो सकता है ऐसा। सोचो अब, सोचो। डायमेंशनली एक कॉमन लॉजिक हमने ऊपर सीखा था, क्या याद रखो? मैंने एक चीज समझाई थी, एक मिनट, ये वाली, कि जब यूनिट रॉन्ग हो ना, यूनिट, तो डायमेंशन कभी हो ही नहीं सकते। यानी कि इक्वेशन यदि रॉन्ग होगा तो उसका डायमेंशन कभी हो ही नहीं सकता। यानी कि सी वाला तो क्या हुआ? रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो इक्वेशन कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता। बोलो समझ में आ रहा है? डायमेंशनल एनालिसिस सेकंड चैप्टर याद करो, आपके पास फॉर्मूला दिया होता था, सही है कि रॉन्ग है। उसमें क्या करते थे आप? क्या करते थे? लेफ्ट साइड आरएचएस साइड दोनों के एमएलटी डिराइव करते थे। यदि एमएलटी सेम हुआ तो करेक्ट है इक्वेशन, यदि एमएलटी रॉन्ग हुआ, सेम नहीं हुआ, तो इक्वेशन क्या होगा? इनकरेक्ट है। यानी कि डायमेंशन एमएलटी जब सेम नहीं होगा तो इक्वेशन कभी करेक्ट हो ही नहीं सकते, यानी कि सी नंबर का रॉन्ग है। ये उसका उल्टा है, डायमेंशन इनकरेक्ट होगा और इक्वेशन भी इनकरेक्ट है, तो ये सही है। ये तो आप कोई भी एग्जांपल वगैरह बता दो जिसमें डायमेंशन भी अलग आ रहा है और इक्वेशन भी रॉन्ग हो। बोलो क्लियर है सभी को? आवाज क्यों नहीं आ रही है? क्लियर है। कोई डाउट किसी को? यस
पक्का ना, क्लियर है? हाँ। ओके हाँ सर। चलो थर्ड नंबर का ले लेते हैं। किसी का वीडियो चालू प्लीज बंद कर दो ना बेटा। ओके चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। चलो ये भी सोचो, ऑल क्वांटिटी में बी रिप्रेजेंट डायमेंशनल इन द टर्म ऑफ बेस क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी है, उसको बेस क्वांटिटी में एक्सपेंड करना पड़ता है, तो सही है ना? बेस क्वांटिटी कौन सी है? M1 हाँ, L1 T1 MLT, और यदि आगे जाए तो एक करंट का आता था A1, टेम्परेचर का K, करंट का A, ये बेसिक क्वांटिटी है। कोई भी क्वांटिटी उसको इसमें से ही एक्सपेंड कर सकते, कोई भी दुनिया की क्वांटिटी हो। चलो ये तो सही है। सेकंड, बेस क्वांटिटी, देखो ये एमसीक्यू नहीं, इसमें बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं। A base quantity cannot be represent dimensionally in terms of the rest of the base quantity। सही है ना? मास को कभी वॉल्यूम में, सॉरी मास को कभी टेम्परेचर में रिप्रेजेंट कर सकते हो कभी? नो सर। बेस बेस है उससे, इसको तो मेन क्वांटिटी बोलते हैं। बेस क्वांटिटी का मीनिंग क्या है कि वो दूसरे क्वांटिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, यानी कि ये भी सही है। बेस क्वांटिटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द टर्म ऑफ अदर बेस क्वांटिटी। कोई भी एक क्वांटिटी बेस क्वांटिटी है, वो दूसरे क्वांटिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। थर्ड, डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी इन अदर बेस क्वांटिटी इज ऑलवेज जीरो। हाँ हाँ सर। यस, क्यों? यदि मैं मास का डायमेंशन लिख रहा हूं तो मास का डायमेंशन में क्या लिखूंगा बोलो? MLT। M1 L0 T0 K0 A0। ओके बस 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 बस। चलो तो डायमेंशन ऑफ बेस क्वांटिटी, समझ लो मैंने मास की बात की, तो डायमेंशन यदि बेस क्वांटिटी है M1, तो बाकी क्या उसकी अदर क्वांटिटी ऑलवेज जीरो होती है, तो हाँ बाकी की, यदि मैं टाइम का लिखूं तो बाकी की क्वांटिटी जीरो कर दूंगा, टाइम का क्या कर दूंगा? 1 कर दूंगा। देख लो कोई भी क्वांटिटी है उसमें से जो बाकी की बेस क्वांटिटी क्या होती है? ऑलवेज जीरो होती है। तो सी बी क्या है? सही आंसर है। डी, dimension of derived quantity is never zero in any base quantity। dimension of derived quantity is never zero in any base quantity। एक मिनट, थोड़ा समझने में दिक्कत आ रही है। dimension of derived quantity, like example for velocity, is never zero in any base quantity। never zero in any base quantity। एक मिनट, डायमेंशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी इज नेवर जीरो इन एनी। थोड़ा जम नहीं रहा है स्टेटमेंट, वैसे तो रॉन्ग ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कुछ एग्जांपल आपको देने पड़ेंगे। लाइक वेलोसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, राइट? तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? L1 T-1। कैसा होगा? इज नेवर जीरो इन एनी बेस क्वांटिटी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि डिराइव्ड क्वांटिटी होती है क्या, उसके अंदर सभी वैल्यू नॉन जीरो होती है, दूसरी जीरो हो ही नहीं सकती। ये तो एग्जांपल है ना आपके सामने, तो M जीरो नहीं है, डिराइव क्वांटिटी है ना वेलोसिटी, वेलोसिटी डिराइव क्वांटिटी है, और उसमें जो अदर बेस क्वांटिटी हुई जीरो है कि नहीं? तो ये तो ये बोल रहा है कि नेवर, यदि हो ही नहीं सकती, यानी कि ये रॉन्ग है। बोलो क्लियर है? हाँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्सेलरेशन की मैं बात करूं तो मैं डिराइव क्वांटिटी का मैं MLT लिखूं तो क्या हर एक वैल्यू नेवर जीरो, यानी कि बाकी की जो कोई भी बेस क्वांटिटी है कोई जीरो हो ही नहीं सकती, ना हो सकती है ना। इसमें क्या होगा देख लो, M जीरो आया कि नहीं? तो हो सकती है जीरो, यानी कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट था। क्लियर है सभी को? पक्का? यस सर। चलो फर्स्ट चैप्टर क्लियर। ओके, ABC आंसर भी हमारा सही था। एक मिनट, ऊपर का ABD, ये भी सही था, कंफर्म कर लेते हैं। ओके, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो CD, चलो सारे आंसर सही है। चलो अब सेकंड चैप्टर ले लेते हैं, दिक्कत नहीं है ना किसी को टाइम की? चलो तो ये सेकंड चैप्टर की खाली ऑब्जेक्टिव ले लेता हूं मैं। सेकंड टाइप के ऑब्जेक्टिव हम बाद में देखेंगे। वेक्टर इज नॉट चेंज्ड, ये जो पूरा है वो वेक्टर की बेसिस थे। ऊपर वाले क्या थे? यूनिट एंड डायमेंशन वाले थे। वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ इट इज रोटेटेड थ्रू, कोई भी वेक्टर है मेरे पास, ये वेक्टर है, वो चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा? याद करो, वेक्टर को एक ही चीज का यस, वेक्टर को एक ही हाँ वेक्टर को एक ही चीज कर सकते थे हम, क्या
पैरेलल घुमा सकते थे, यानी कि पैरेलल कर सकते थे, बाकी घुमा भी नहीं सकते थे, मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते थे, कोई चीज से क्रॉस मल्टीप्लाई भी। अब देखो डी तो सही है, वो पता चल गया, लेकिन ये क्यों रॉन्ग है वो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ। जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ, ये एक वेक्टर है ए, इसको मैंने आर्बिटरी एंगल यानी कि कोई पर्टिकुलर एंगल से रोटेट किया, उसको रोटेट करके मैं ऐसे ले गया ए, तो क्या ये दोनों वेक्टर एक है? ना, डायरेक्शन चेंज यानी कि થઈ वेक्टर चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज होगी, तो इसके अंदर क्या हुई, डायरेक्शन चेंज हुई फर्स्ट के अंदर। अब सेकंड, मल्टीप्लाई बाय स्केलर वेक्टर, समझ लो वेक्टर ए है, उसको मैं कोई पर्टिकुलर तीन गुना कर देता, 3 से मल्टीप्लाई कर देता या 2 गुना कर देता हूँ, तो वो 2 गुना ऐसा हो जाएगा, समझ लो, तो वेक्टर चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ उसका? मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। डायरेक्शन ये सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। नाउ थर्ड है, इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। क्रॉस मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर यानी कि समझ लो एक वेक्टर ए है, ए वेक्टर या 3 अभी हम लिख लेते हैं 3i के, ये एक वेक्टर है, उसको मैं कोई दूसरे वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दूसरा कोई वेक्टर है, क्रॉस मल्टीप्लाई का मीनिंग पता चला ना, समझ लो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2j कैप के साथ, तो 3i कैप को मैं 2j कैप के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ 3 2 6 i j k चेंज हुआ वेक्टर, ये तो पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ और डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, तो ये तो चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हुई थर्ड में। लेकिन यदि मैं स्लाइड करूं पैरेलल, ये वेक्टर है उसको ऐसे स्लाइड किया मैंने, तो कोई चेंजेस होगा नहीं। बोलो क्लियर कॉन्सेप्ट? थंब दिखा दो सारे स्टूडेंट्स यदि पता चल गया है तो, अटेंडेंस ले लेता हूँ, बाद में रह जाएगी। एमसीक्यू में प्रैक्टिस करने के लिए भेजने वाला था, लेकिन मेरा जो मोबाइल है ना वो थोड़ा हैंग, यानी कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है स्टोरेज की वजह से, तो वो पीडीएफ जो थी वो जनरेट नहीं हो रही थी। ओके, सो दैट्स व्हाई नॉट सेंड। ओके, आज मैं ट्राई करूंगा रीसेट मार के और बाद में पीडीएफ भेज दूंगा, वो प्रैक्टिस कर देना। नेक्स्ट संडे जब जेडबल नीट का लेक्चर होगा तब तक 60 एमसीक्यू में भेजूंगा, उस 60 एमसीक्यू आपको सोल्व करके रखने हैं, बाद में उसके हम डाउट डिफिकल्टी सोल्व करें। सॉरी नेक्स्ट संडे नहीं, उसके बाद के संडे, क्योंकि अभी नेक्स्ट संडे हम क्या करेंगे, अभी जो थर्ड चैप्टर है एचसी वर्मा का वो और सेकंड चैप्टर ऑब्जेक्टिव 2 टाइप, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाद में उसके बाद के जो लेक्चर होंगे उसमें हम क्या देखेंगे, हाई लेवल के एमसीक्यू यानी कि न्यूमेरिकल बेस सोल्व करने वाले। Which offset given below may be represent magnitude of 3 vector adding to 0? बोलो आंसर कुछ पता चल रहा हो तो। क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया होगा आई थिंक सभी को। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ यार बोलो। हाँ क्या है, समझ में आ गया सभी को? क्योंकि 2 वेक्टर है मेरे पास, 2 वेक्टर है, 3 वेक्टर है, उस 3 वेक्टर को मिला के जीरो आंसर लाना। इसमें से कोई एक ऐसा पेयर है जिसको मिला के हम जीरो आंसर ला सकते हैं। तो जीरो कब आएगा देख लो, जीरो कब आएगा, +5 -5 जीरो होगा। ओके बोलो क्यू सी, रीजन बताओ, रीजन बताओ सी। रीजन के साथ आंसर देना ही नहीं है मुझे कभी। डायरेक्शन कोई पण लेवाय? हाँ डायरेक्शन ले सकते हैं, यहाँ खाली मैग्नीट्यूड सेम रखना है, डायरेक्शन आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो सर सी जावे, ये C 1 जावे + 1 टू ऑपोजिट डायरेक्शन है, 1 से सेम डायरेक्शन में। वेरी गुड वेरी गुड। देखो यहाँ क्या होगा, 1 1 है, समझ लो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, 3 वेक्टर है। अब घुमा फिरा सकते हो, डायरेक्शन चेंज कर सकते, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ कोई डायरेक्शन की बात की नहीं है, खाली मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो मैं क्या किया, ये दोनों का एडिशन कर दिया, एक को यहाँ रखा दूसरे को यहाँ रखा, 1 1 2 मैग्नीट्यूड वाला एक वेक्टर मिल गया आपको। अब ये जो है ना उसको घुमा दिया, ये थर्ड वाले को उल्टा उल्टा घुमाया तो -2 हुआ। हाँ। अब दोनों का एडिशन करो, बोलो कोई डाउट? ना। पक्का?
सर एंगल सर एक बार पांचों रिपीट करो ना। यस, देखो मेरे पास 3 वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड दिया है, डायरेक्शन नहीं दी है, तो डायरेक्शन आप खुद अपने हिसाब से कहीं भी रख सकते हो। ये 3 वेक्टर है, एक नंबर का, एक यानी कि 2 मैग्नीट्यूड का और एक सिंगल मैग्नीट्यूड का। अब मैं वैसे आप बाकी सारे इसलिए आंसर नहीं आ सकते जिसमें किसी 2 का सम तीसरे जितना होना चाहिए, इसमें ऐसा कभी पॉसिबल नहीं। देखो 4 + 2 6 और 8 हो ही नहीं सकता। 4 8 12 16 हो नहीं सकता, पॉइंट वाले भी नहीं हो सकते। एक ही ऐसा चीज है जिसमें 1 + 1 2 और उसका ऑपोजिट -2। तो ये 3 वेक्टर है, पता चल गया मुझे थर्ड आंसर आने वाला है, लेकिन फिर मैं थर्ड क्यों आ रहा है उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। ये 3 वेक्टर है मेरे पास, एक 1 मैग्नीट्यूड का, एक 1 मैग्नीट्यूड का और एक 2 मैग्नीट्यूड का। एक 1 है, एक 1 है, एक 2 है। मैं a + b करूँ तो क्या होगा बोलो, सेम डायरेक्शन में ले तो और इसको हम j डायरेक्शन में ले लेते हैं। बोलो a + b करूँ तो क्या होगा, j नहीं ले सकते, सॉरी, ऑपोजिट -i ले सकते, i और -i। बोलो a + b क्या होगा, 2 + 1 + 1 2i कैप, हाँ और c -2j -2i कैप। +2i कैप। तो अब दोनों का एडिशन करो, चलो तीनों 3 का, a + b + c, तो 2 - 2 आंसर 0। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ऐसे कौन से सेट है जिसको एडिशन करने के बाद आंसर 0 आता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 आता है, तो आंसर सी इज करेक्ट आंसर। ओके हर्ष? हाँ सर। 1 1, अब दोनों का एडिशन कर दिया, ये और ये, और दूसरा वाला था उसका ऑपोजिट ले लिया तो -2। ये 1 + 1, ये सिंगल खाली वेक्टर ले, यदि पूरा का पूरा वेक्टर, तो ये 1 + 1 2 हुआ, इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट 2 - 2 0। यस ओम? डायरेक्शन आप्यो तो डायरेक्शन दी होती तो आपको डायरेक्शनली एडिशन करना होता, तो कुछ क्वेश्चन चेंज हो जाता ना बाद में। हाँ बोलो। सर एंगल पूछ्यो है तो मिनिमम 180 માં જ આવશે ને આન્સર સૌથી 180 डिग्री, यस आंसर 180 डिग्री, ऑपोजिट वेक्टर है ना इसलिए। लेकिन वो ऐसे नहीं पूछ सकते आपको एंगल बेंगल, जनरली क्वेश्चन यदि ट्विस्ट किया होता तो ऐसे कुछ हो सकता है कि भाई 1i कैप -2j कैप और 1i, ज्यादा से ज्यादा ऐसे एंगल के जरिए, यानी कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे सकते हैं। बाकी उससे ज्यादा तो मुझे नहीं लग रहा है क्वेश्चन कुछ ट्विस्ट हो सकता है, वो मेरे अकॉर्डिंग टू नॉलेज है। ओके, बाकी फिजिक्स कैसे भी धुरंधर पड़े हुए पूरे कंट्री के अंदर, तो उसके माइंड में तो कुछ अलग अलग सोच रहे होते हैं। ओके, जो बुक्स लिख रहे होते, बुक्स के ऑथर होते, उसके माइंड में तो कुछ अलग अलग हो गए। लेकिन यदि मेरे सोच के हिसाब से शायद इसमें मुझे नहीं लग रहा है कुछ चेंज हो सकता है। कुछ हो सकता है तो कुछ ऐसे कर सकते हैं, नहीं मुझे नहीं लग रहा है कुछ लग रहा है, क्योंकि शायद समझ लो चेंज करे ना तो भी यहाँ क्या कर सकते हैं, वेक्टर या एंगल दे सकते हैं। लेकिन वो क्वेश्चन कैसे बनेगा उसका मुझे आइडिया नहीं है कि शायद ऐसा कुछ मिल जाए तो मुझे बताना कि सॉल्व करते करते आप कोई बुक सॉल्व करते हो और ऐसा कुछ क्वेश्चन मिले तो। मुझे तो अभी नहीं कुछ लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन शायद सॉल्व करते कहीं कोई बुक्स में से मिले तो मुझे बताना, तो मैं करा दूंगा उसको सॉल्व। चलो थर्ड नंबर का, रिजल्टेंट ऑफ a एंड b मेक्स द अल्फा विथ a एंड बीटा विथ b। a वेक्टर है और b वेक्टर है, जरूरी नहीं कि दोनों 90 डिग्री है, इसलिए मैं तो खाली लिखा है 90 डिग्री जैसा। रिजल्टन, ये दोनों का रिजल्टन यहाँ आया समझ लो, वो रिजल्टन ए के साथ अल्फा, बी के साथ बीटा, तो अल्फा लेस देन बीटा हो सकता है। वो तो कैसे पता चलेगा, वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना रिजल्टन। देखो ये यदि बड़ा है और ये यदि छोटा है तो रिजल्टन कुछ इस हिसाब से आएगा, ये यदि बड़ा है और ये छोटा है तो रिजल्टन ऐसे आएगा। समझ में आ रहा है आपको? जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उस तरफ रिजल्टन का झुकाव ज्यादा, ऐसा कॉमन लॉजिक सच है। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा उसकी तरफ उसका झुकाव ज्यादा। तो आप देख सकते हो, तो ये तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि उसमें कोई क्लैरिफिकेशन दिया नहीं कौन बड़ा कौन छोटा है। यस 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 सी आएगा, लेकिन मुझे समझाने दो बाकी सारे ऑप्शन तो
बी के अंदर अल्फा लेस देन बीटा इफ ए ग्रेटर देन बी, बी बड़ा दिया हुआ है तो बी बड़ा होगा तो बीटा बड़ा होना चाहिए। एक मिनट, यहाँ तो बी भी हो सकता है, सॉरी बी छोटा होना चाहिए, झुकाव ज्यादा यानी कि एंगल कम, ए बड़ा तो उसके साथ झुकाव ज्यादा यानी कि उस तरफ झुकाव होगा ये, यानी कि एंगल छोटा हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड यदि ज्यादा है तो एंगल उसका कम होगा, बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा तो बी का एंगल कम होना चाहिए, ये तो आ नहीं सकता। दोनों सेम हो गए तो दोनों एंगल भी सेम हो गए, तो ये भी रॉन्ग है। तो सी, कैसे सी सही है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ ए बड़ा है, ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो रिजल्टेंट कहाँ झुकेगा, ए की डायरेक्शन में रिजल्टेंट। ये हाँ। एंगल अल्फा है तो अल्फा जो है वो बीटा से क्या होगा देख लो, छोटा है। ओके, ए ग्रेटर देन सॉरी लेस देन बी, सी आपका सही आंसर है। यही क्वेश्चन में यदि ऐसा ऑप्शन होता सी की जगह, भाई ए ग्रेटर देन बी इफ ए लेस देन बी, तो ये भी सही था। ओके, हाँ। क्लियर ना। हम्म। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड। कंपोनेंट यानी कि पता है ना, जैसे मैंने ए वेक्टर है तो इसके दो कंपोनेंट बोलो कौन से हो गए, थीटा एंगल हो तो ax ay ए एक्स ए वाई, उसके दो कंपोनेंट हुए। तो जो कंपोनेंट है वो ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड, ये जो वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से इसका जो कंपोनेंट है वो क्या ऑलवेज छोटा होगा। वैसे देखने बैठे तो ऐसा ही माइंड में होता है कि हाँ छोटा ही होना चाहिए, जनरली ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्यों, एक मिनट सर अगर एक का डायरेक्ट x एक्सिस के ऊपर यस पैरेलल यस, वही मैं सोच रहा था, कुछ ऐसा एग्जांपल ही समझाऊं जिसमें वेक्टर खाली सिंगल। देखो ए वेक्टर है ना, वो कुछ ऐसा ही हो तो उसका ए वेक्टर एक्स वेक्टर पूरा का पूरा आ गया और बी वेक्टर तो 0, तो ये बड़ा हुआ कि नहीं, यानी कि इक्वल हुआ कि नहीं कंपोनेंट उसका। जब दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये जो वेक्टर है वो एक्स डायरेक्शन में, ये ए वेक्टर, तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा बोलो, एक cos 0, क्योंकि एंगल 0 है दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ए cos 0 1 तो ए हुआ कि नहीं। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हुआ देखो, रिजल्टेंट वेक्टर और ए एक्स कंपोनेंट का सेम हुआ। સર 120 ડિગ્રી માટે એવું થાય ને 120 में उल्टा हो जाएगा, रिजल्टन से ये रिजल्टन हुआ तो बड़ा हो जाएगा 120 के लिए। सर कंपोनेंट में बे गणवाना कि एक ज गणवानो, कोई सिंगल कंपोनेंट बताना आपको, कोई यहाँ कंपोनेंट्स नहीं लिखा है, कोई एक कंपोनेंट की बात करो। एक कंसीडर करिए चाले। हाँ देखो मैं एक चीज समझाता हूँ, ये 5 है, एंगल 45 है, अलग अलग ऑप्शन देखते हैं, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम है, अलग अलग ऑप्शन देखते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके मैं इस एमसीक्यू छोड़ूंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि वैसे एमसीक्यू कॉम्प्लिकेटेड ही है। तो ये 5 है तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या हुआ बोलो, चलो 5 cos 45, cos 45 की वैल्यू क्या हुई बोलो, 1/√2, 5/√2, यानी कि 5 से कम हुई, लेस देन हुई, यहाँ लेस देन हुई कि नहीं। हाँ हाँ ये सर ये सही लग रहा है अभी, लेकिन हमने तो पर्टिकुलर एंगल लिया इसलिए। अब यदि मैं 0 एंगल लूं तो यानी कि ए मैग्नीट्यूड और एक्स वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो अभी मैंने बताया ना कि दोनों ए वेक्टर कितना आएगा, एक्स वेक्टर बोलो, एक्स कंपोनेंट उसका 5 आएगा पूरा का पूरा। अभी वो मैंने समझाया था ना cos 0 वाला एग्जांपल, तो इक्वल हो सकता है, ना कंपोनेंट जो है ए का एक्स कंपोनेंट ए जितना ही हुआ ना यहाँ, तो यदि दोनों से एक्स डायरेक्शन में है तो अब यदि ये ए है और ये बी है तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ हुआ, ऐसा हुआ, या फिर ऐसे भी अभी टेम्पररी बता सकते हो। अब उसके जो कंपोनेंट निकालेंगे वो भी छोटा ही होगा, तो दूसरा एंगल की बात सोचते हैं। सर ऑलवेज में तो આપણે
ચેન્જ કરીએ સર એટલે આમે ફરતું આન્સર તો ડી જ આવશે ને કેમ કે બધી વેલ્યू ઓલવેઝ માં થોડી है ગમે हाँ, એટલે ये तो हो नहीं सकता भी क्योंकि आपने ऐसा सोचा था कि लेस देन होगा लेकिन इक्वल भी हो सकता है और आपने सोचा इक्वल तो लेस देन भी हो सकता है यानी कि ये दोनों तो नहीं हो सकते। અને अब बच्चे equal बी पर- एंड डी, बी एंड डी तो ऑलवेज ग्रेटर देन भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ हमने लेस देन का प्रूफ कर दिया देख लो। हम्म, तो अब पता चला कि आपके पास थर्ड ऑप्शन नहीं है लेकिन थोड़ा दिमाग चला के जैसे नील ने बताया कि दिमाग चला के ऐसा सोच सकते हो लेस देन नहीं हो सकता तो अब इक्वल है, हमने प्रूफ कर दिया, ये रॉन्ग प्रूफ कर दिया। ऑलवेज लेस ऐसा नहीं है, इक्वल हो सकता है। हमने प्रूफ किया ऑलवेज ग्रेटर देन तो लेस देन और इक्वल हो सकते हैं यानी कि ये प्रूफ रॉन्ग हुआ। हमने देखा कि ऑलवेज इक्वल तो इक्वल ऑलवेज नहीं होगा, हमने लेस देन प्रूफ किया, देख लो ये तीनों तीन रॉन्ग हाँ। है तो बचा क्या डी। મે બી હોત તો સર આન્સર આવી જાય તો મે બી હોય ને તો મે બી માં બધા આવી જાય તો ઓલ ઓફ ધીસ આવત અહીંયા। તો આનો આજ ક્વેશ્ચન માં ઓલવેઝ ને ચેન્જ કરીને એ લોકો મે બી કરી નાખે અને અહીંયા ઓલ ઓફ કે ક્વેશ્ચન માં ચેન્જ આવું જ થાય છે। આપણે એવું લાગે તમને એમ લાગે કારું પરફેક્ટ આન્સર તો બેઠો એમસીક્યુ પૂછાયો ત્યારે એચસી વર્માના બેઠા એમસીક્યુ હતા પણ આવા જ ચેન્જ થાય। પેપર બનાવવાળા સીબીએસઈ ના તો ધુરંધરો જ છે। ઓકે ગુજરાત બોર્ડ માં ચલો અને ગુજરાત બોર્ડ વાળા શું કરે છે પેપર જાતે બનાવતા નથી, એ લોકો શું કરશે આવી બધી એમસીક્યુ ની બુક્સ હશે ને એમાંથી પકડી લેશે એમસીક્યુ। ઓકે એટલે ક્વેશ્ચન તો બધા जबरदस्त જ આવશે બધાને एग्जाम ની અંદર। ओके फिजिक्स की एग्जाम में क्वेश्चंस हार्ड ही होते हैं, आपको जितना इजी लगते हैं ना उससे ज्यादा हार्ड होते हैं, आप सोचे ना उससे कम ही मार्क्स आते हैं, इतना मेरा एक्सपीरियंस है। ओके जितना आप सोच के आओगे कि सर 90 प्लस आ ही जाएंगे तो अभी तक का रिकॉर्ड है जिसने सोचा उतने मार्क्स कभी आए नहीं है फिजिक्स में, कोई भी हो। ओके तो एक ऐसी चीज है क्योंकि ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती है जो आपको पता ही नहीं होती काफी बार। तो चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, अब कंप्लीट करते हैं लेक्चर। फिफ्थ नंबर का सोचो चलो तब मैं A point vertically upward, point toward the north, ये नॉर्थ है, साउथ ये वेस्ट, ईस्ट वेस्ट राइट है ना। હા હા વેસ્ટ ગુજરાત हाँ सर राइट अच्छा ना। ના सर वेस्ट અહીંયા આવશે આ આ બાજુ हाँ મને डाउट लाग्यो એટલે જ મેં કન્ફર્મ કર્યું યાર। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चलो ए क्रॉस बी, ए की डायरेक्शन कहाँ है वर्टिकली अपवर्ड। ओ माय गॉड अब मैं 3D में कैसे समझाऊं, आप समझ लो इस ऐसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके ऊपर समझ में आया ना, ये 90 डिग्री होता है। ओके ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में ए की डायरेक्शन, बी की डायरेक्शन टूवर्ड द नॉर्थ, ये बी की डायरेक्शन है। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी बताओ। माइनस आई Zero. क्या जीरो है यार, वेस्ट वेस्ट ए क्रॉस बी ईस्ट माइनस आई એટલે વેસ્ટ આવે ને माइनस आई આવશે हाँ। વેस्ट ए क्रॉस बी यानी कि वेस्ट ए क्रॉस बी में जाओ आप, एक मिनट ए क्रॉस बी में जाओ तो ऐसे घुमाओ, ए से बी तक घुमाओ, कहाँ जाएगा, इस साइड जाएगा कि इस साइड आएगा बोलो। स्क्रू है स्क्रू, along it तो उसको ए से घुमाओ, अंदर जाएगा कि बाहर आएगा, अलोंग ईस्ट अंदर जाएगा यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। 3D समझना है सर यार, खबर ना पड़ी। 3D समझना है बेटा। मेरे पास ऐसा अभी क्या करूं, एक मिनट ट्राई करता हूँ इसमें कुछ ऐसा आ जाए तो एक मिनट को। हाँ सही है लो, लेकिन इसमें भी 3D तो नहीं दिख रहा है। તો સર પ્લેન પોઈન્ટ ઉપર પેન મૂકીને અમે નીચે लेकिन मैं समझ पाऊंगा लेकिन आप कैसे समझोगे यार 3D में। तो एक मिनट चलो, ये लाइन की जरूरत नहीं है, ये लाइन ऐसा होनी चाहिए क्रॉस आ रहा है। या थोड़ा आप एक मिनट में कुछ करता हूँ गिव मी 1 मिनट, एक बुक्स आपको दे दूं, कुछ करता हूँ सो। ओके
એક કોઈ પેજ બુક આટલી બધી મોટી નહીં યાર, સાદું પેજ હશે તો ચાલશે. ના ચાલે, ચાલશે ચાલો. नहीं सच हो रहा है यार. एक काम करो, कोई बात नहीं, आप खाली इमेजिनेशन करना सिचुएशन को. चलो, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट है. और ये ऐसे उसके ऊपर बनाया मैंने. एक मिनट हो, थोड़ा 3D बनाना नहीं आती है इतना यार, अच्छा ड्रॉअर नहीं हूं मैं. नहीं हो रहा है यार 3D में. 90 ડિગ્રી હે ને જે તમે ડ્રો કર્યું નોર્થ. હા, એ 90 ડિગ્રી હોય આનાથી. આ રીતના આખો પ્લેન આવી જાય. સર તો જે વચ્ચે જે પોઈન્ટ હે ને अब सोचो यार, थोड़ा सोचा यार, इतना तो फिजिक्स के अंदर आपको इमेजिनेशन रखना पड़ेगा. हर बार थोड़ा मैं आपको स्कूल के अंदर आऊंगा एग्जाम देने के टाइम पे. थोड़ा सिचुएशन को इमेजिनेशन करो कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपकी बुक्स के प्लेन के अंदर है, नोटबुक के. ओके, और उसके नोटबुक के ऊपर मैंने क्या बनाया हुआ है, ए, परपेंडिकुलर ए बनाया हुआ है. अब मैं क्या करूंगा, एक पेन लूंगा, उस पेन को ए से बी तरफ घुमाऊंगा, ऐसे क्रॉस रख के. सोचो, मैं बता रहा हूँ, लाइट सॉरी वीडियो ऑन करके, गिव मी मिनट. दिख रहा है कुछ? मैं दिख रहा हूँ, देखो तो. एक मिनट हो, दिख रहा हूँ मैं? हाँ सर देखा. ओके, अब देखो, ऐसा प्लेन है, समझ में आया आपको? हाँ प्लेन जो है ना, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और ईस्ट से परपेंडिकुलर में है. अब मैं उसको पेन को ऐसे घुमा रहा हूं मैं, ए से बी तक. सोचो तो क्या होगा, स्क्रू है, स्क्रू है, ईस्ट साइड नहीं जाएगा ना बेटा, अंदर घुसेगा अंदर. अच्छा वेस्ट वेस्ट. हाँ, समझ में आया ना, એટલે समझ में. हाँ, मैं हाँ, इसलिए तो मैं आपको नहीं बता रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि रहने दो, आप ज्यादा कंफ्यूज हो गए. इसमें ज्यादा आपको क्लियर समझ में आएगा कि मैं यदि स्क्रू को ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे ए से बी तक क्रॉस में, तो क्या आएगा, स्क्रू कहाँ जाएगा, देख लो सिचुएशन को इमेजिनेशन, अंदर जाएगा इस डायरेक्शन. स्क्रू है ना, वो अंदर जाएगा, वेस्ट. तो वेस्ट डायरेक्शन आपका सही आंसर है. पता चला? हाँ ना समझ में आए तो मैं दूसरी सिचुएशन समझाता हूँ. चलो एक मिनट हो. સર हाँ बोलो. સર આના કરતા આપણે એ ને કે લઈ લે. હા, એ જ હું કરું છું ભાઈ. કે એવું જ કંઈક વિચારું છું જેમાંથી કદાચ તમને ઈઝીલી સમજમાં આવે. નોર્થ સાઉથ ઈસ્ટ એન્ડ વેસ્ટ. 3D નથી બનતું ને, પ્રોબ્લેમ એ થાય. અધરવાઇઝ 3D હોત ને તો તમને થોડું ઈઝીલી સમજમાં આવી જાય. 3D नहीं बनतो आमा. चलो, नॉर्थ. अब देखो सिचुएशन इमेजिनेशन करो, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट डायरेक्शन में है. ओके, ये जो है ना, वो प्लेन परपेंडिकुलर बनाया मैंने, ये प्लेन परपेंडिकुलर है अभी. अब उस प्लेन में ये ए है और ये बी है, उसको ऐसे घुमाओ ए से बी में. समझ में आया? ये पूरा आपका पूरा प्लेन है ऐसा. अब ये आपकी पेन है, पेन को ऐसे घुमाना ए से बी, तो कहाँ जाएगा पेन? ई के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं? ई का ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि वेस्ट डायरेक्शन. क्लियर ना अब सभी को? हाँ. चलो नेक्स्ट लेता हूँ. लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का. रेडियस ऑफ द सर्कल इज स्टेटेड इज 12.2.12 सेंटीमीटर. एरिया शुड बी रिटन. देखो, मैं आपको ऐसा लग रहा है कि सर जेडब्ल्यू के लेक्चर क्यों आप स्टार्ट नहीं कर रहे, प्रॉब्लम हुआ है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं. अब कर रहे हम वेक्टर का चैप्टर, इसमें क्वेश्चन आ गया किसका, सेकंड चैप्टर का. चलो, रेडियस ऑफ द सर्कल इज स्टेटेड 2.12. रेडियस दिया हुआ है 2.12. एरिया ओ हो इजी है, लेकिन आंसर सारे एक जैसे लग रहे हैं. देख लो, इजी तो है. आपका आंसर शायद ये आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सॉल्व करोगे ना, 3.4 को 2.12 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपका आंसर ऐसा आएगा. कैलकुलेशन का आंसर हो, फाइनल आंसर नहीं. अब प्रॉब्लम क्या है,
कि फिजिक्स में यदि बात बी। कर रहे हैं फिजिक्स में और ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं तो सबसे पर्टिकुलर ऑप्शन कौन सा होगा? तो आपको ध्यान क्या रखना है सिग्निफिकेंट फिगर का। इसका सिग्निफिकेंट option। फिगर B कितना है? option। 3 बी 3 B इसका option। सिग्निफिकेंट 3 है। बी तो इसमें से कौन सी वैल्यू ऐसा है जिसका सिग्निफिकेंट 3 है? बी बी B बी 14.1 सिग्निफिकेंट 3 हुआ। ये आपका सही आंसर है 6 नंबर का। क्लियर? हाँ चलो 6 का कंफर्म कर लेना आंसर। 6 का बी, 5th का ए आया था, 4th का डी सही है, डी आया था 4th का, और 3 का सी सही है, डी सी सही है। चलो क्लियर? तो हमारे सारे आंसर भी सही है और शायद आपको समझ में भी आया होगा, आई होप सभी को। क्लियर? हाँ सर। आज का लेक्चर में कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर ओके ना। चलो तो बाय और नेक्स्ट कोई एग्जाम है अभी? नहीं है ना किसी की एग्जाम टेस्ट वगैरह? तो केमिस्ट्री की हो गई सुबह? केमिस्ट्री नहीं है सर। ओके हसन, ओके चलो बाय बेटा। हाँ हम्म